नमस्कार। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस स्टडी पर बात करेंगे जिसने कॉलोनियल गवर्नेंस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 1853 का चार्टर एक्ट। अगर हम इसे एक संवैधानिक इतिहासकार के चश्मे से देखें तो ये कोई आम कानून नहीं था, बल्कि मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का असली आर्किटेक्ट था। तो स्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन को समझने वाले किसी भी पॉलिसी मेकर के लिए हमारा एजेंडा काफ़ी क्रिस्प रहेगा। हम 1853 से पहले के हालात समझेंगे, कंपनी की फिक्स टाइम लिमिट के खात्मे पर बात करेंगे, काउंसिल के काम कैसे बटे, ओपन कंपटीशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया, इसमें क्या ज्योग्राफिकल बैरियर्स थे और कैसे इसने मॉडर्न गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट तैयार किया, ये सब कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 1853 से पहले का ऐतिहासिक संदर्भ। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि चीजें रातों रात नहीं बदलीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी पर लगाम कसनी शुरू की। फिर 1813 और अंततः 1833 के चार्टर एक्ट्स ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑटोनॉमी और ट्रेड मोनोपोली को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब ये तुलना देखिए, ये बहुत शानदार ढंग से दिखाता है कि 1853 के उस निर्णायक कानून के आने से बहुत पहले ही कंपनी का रोल पूरी तरह बदल चुका था। 1833 तक आते आते कंपनी एक व्यापारिक एकाधिकार से सिमटकर महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन गई थी, जो बस ब्रिटिश क्राउन के नाम पर काम कर रही थी। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, फिक्स्ड चार्टर लिमिट्स का अंत। सोचिए उस वक्त ब्रिटिश संसद में क्या माहौल रहा होगा। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए कोई इंडेफिनिट मैंडेट यानी अनिश्चितकालीन अधिकार दे दिया जाना चाहिए। ये बहस इस बात का साफ इशारा थी कि सिफारिशों और पैट्रोनेज पर टिका हुआ सिस्टम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पुराने चार्टर एक्ट्स में कंपनी को आराम से 20-20 साल का फिक्स्ड एक्सटेंशन मिल जाता था, लेकिन 1853 में कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं दी गई। इसका सीधा सा मतलब था कि कंपनी की स्टेबिलिटी खत्म। प्रशासनिक जवाबदेही सीधे ब्रिटेन की ओर खिसक गई, जिसका मतलब था कि क्राउन जब चाहे सत्ता अपने हाथ में ले सकता था। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, काउंसिल के फंक्शंस का अलग होना। प्रशासनिक ढांचे का एनालिसिस करने वाले किसी भी नीति निर्माता के लिए यह कदम एकदम गेम चेंजर है। गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो हिस्सों में बांटना, एग्जीक्यूटिव यानी प्रशासनिक और लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाला काम। इस एक फैसले ने रीजनल गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को बेहद ट्रांसपेरेंट बना दिया और आज की मॉडर्न पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की मजबूत नींव रख दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार हुआ, नए मेंबर्स आए और सबसे बड़ी बात, रीजनल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इसमें शामिल किया गया। हम कह सकते हैं कि यहीं से सिस्टमैटिक लॉ मेकिंग की शुरुआत हुई। ये बिल्कुल उसी मॉडल की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर भारत के मौजूदा लोकतांत्रिक और संसदीय ढांचे को गहराई से आकार दिया। अब बात करते हैं भाग 4 की, मेरिटोक्रेसी और ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन सुनने में आम लग सकता है, लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। एक ऐसा सिस्टम जहां सिविल सर्विस की नौकरियां किसी की सिफारिश या एलीट बैकग्राउंड पर नहीं, बल्कि प्योर मेरिट और स्ट्रक्चर्ड एग्जाम्स के आधार पर दी जानी थी। प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक प्रोफेशनलिज्म का ये एक बेहद ऐतिहासिक कदम था। अगर हम इसे आज के दौर से जोड़कर देखें तो ये 1853 का मेरिट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल हमारी आज की यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव प्रशासनिक एग्जाम्स का सीधा सीधा पूर्वज है। इसने पुराने भाई भतीजावाद वाले सिस्टम को जड़ से खत्म किया और एक पारदर्शी मेरिट आधारित खांचे की शुरुआत की। लेकिन रुकिए, हर बदलाव इतना सीधा नहीं होता। भाग 5, एंट्री में जियोग्राफिकल बैरियर्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मेरिट बेस्ड सिस्टम का मतलब वाकई में स्थानीय प्रतिभाओं को बराबर मौका देना था? थ्योरी में तो ये सिस्टम एकदम परफेक्ट और फेयर लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, प्रैक्टिकल लेवल पर इसमें एक्सेस को जानबूझकर बहुत लिमिटेड रखा गया था। पॉलिसी मेकर्स को इस सिस्टमिक बैरियर को जरूर समझना चाहिए। एग्जाम्स होते कहाँ थे? सिर्फ इंग्लैंड में। अब सोचिए, इतनी भारी ट्रैवल कॉस्ट और लंदन की वो भयानक दूरी, इसने बेहद टैलेंटेड और क्वालिफाइड भारतीय कैंडिडेट्स को रेस से ही बाहर कर दिया। साफ है, इरादा यही था कि असली पावर और कंट्रोल अंग्रेजों के ही हाथों में रहे। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, आधुनिक शासन की रूपरेखा। बदलते प्रशासनिक प्रभाव का ये ऐतिहासिक नक्शा और टाइमलाइन स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे 1853 के एक्ट ने एक टिक टिक करती टाइम बम वाली घड़ी का काम किया।
चार्टर के निश्चित नवीनीकरण की कमी ने कंपनी की स्टेबिलिटी को बुरी तरह कमजोर कर दिया, जिसने 1857 के विशाल विद्रोह को गति दी और फाइनली 1858 के डायरेक्ट क्राउन रूल का रास्ता साफ कर दिया। तो कुल मिलाकर 1853 के चार्टर एक्ट की विरासत वाकई बहुत गहरी है। इसने आईसीएस सिस्टम को मेरिट बेस्ड बनाया, मॉडर्न लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी की राह खोली, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन के शुरुआती बीज बोए और सीधे तौर पर 1858 के क्राउन रूल के लिए जमीन तैयार कर दी। ये असल में एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी रूल और स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का एक महत्वपूर्ण पुल था। और अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या एक मॉडर्न नेशन के लिए ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और लेजिस्लेटिव ब्लूप्रिंट तैयार करके अंग्रेज़ों ने अनजाने में ही सही उन टूल्स का आविष्कार कर लिया था जो आगे चलकर उनके अपने ही साम्राज्य की जड़ें खोद देंगे? ये वाकई में संस्थागत विकास की वास्तविक गहराई को समझने के लिए एक शानदार विचार है।